नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 7 विज्ञान को लेकर के। यहाँ पर टॉपिक को चर्चा करेंगे, जो कि सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का जिक्र भी इसमें आपको किया जाएगा। आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अब आपको बता दें, यहाँ पर ये जो प्रश्न बने हैं ये जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक यानी जैक मॉडल किताब पर आधारित सारे प्रश्न है, बाहर का कुछ भी प्रश्न नहीं है। इसमें आप जो है देखिए किसी पार्ट में, जैसे एक्सरसाइज 7 की यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज 7 में 5 प्रश्न बने हैं और उसी तरह से एक्सरसाइज 6 में आपका 6 में जो 7 है उसमें 8 प्रश्न बने हैं, किसी में 9 प्रश्न बने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करेंगे। वो देखिए 4, 5, 6 इसके पहले कल कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग चलेंगे 7, 8 और 9 जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर विज्ञान जो है, अगर आप 1 to 5 के शिक्षक है तो यह आपको जीके सेक्शन के अंतर्गत चला जाएगा। अगर 6 to 8 के शिक्षक है तो आपको विज्ञान के अंतर्गत यह चला जाएगा। ठीक है, 6 to 8 विज्ञान के शिक्षक इसकी तैयारी करेंगे अलग से, और जो 1 to 5 के शिक्षक है तो जीके सेक्शन के अंतर्गत इसको पढ़ना है। तो दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अगर 1 to 5 के होंगे तो इसको जीके में नोट्स बना लीजिएगा, आप 6 to 8 विज्ञान के टीचर होंगे तो 6 to 8 विज्ञान बना लीजिएगा। क्लियर। चलिए देखिए, प्रश्न आया हुआ है, असमान गति का उदाहरण है। असमान गति का उदाहरण है बस, साइकिल, रिक्शा या सभी। ठीक है, देखिए चाहे हम बस चला रहे हो, चाहे साइकिल चला रहे हो, चाहे रिक्शा चला रहे हो, इसमें गति हमेशा एक समान नहीं होती है। ठीक है, तो जिसमें गति हमेशा एक समान नहीं होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसी को तो हम लोग कहेंगे असमान गति ना। ठीक है, यानी जिसकी गति हमेशा निश्चित नहीं होती है, बदलती रहती है, कभी 20 का स्पीड में चलने लगेगा, कभी 40 का स्पीड में, कभी 80 का भी स्पीड में, तो ये गति एक जैसी नहीं है, असमान है, तो इसको हम लोग असमान गति कहेंगे। और असमान गति का उदाहरण में बस भी आएगा, जिसकी गति कभी कम बेसी होती रहती है, साइकिल का भी गति कम बेसी होता रहता है, रिक्शा का भी गति कम बेसी होता रहता है। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, डी होगा। प्रश्न कहाँ पूछा गया था? प्रश्न आपका पूछा गया था यूपी टेट और असम टेट में, 2 जगह ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आप सभी राज्यों के टेट को भी देखने के लिए यहाँ से जुड़िएगा, क्योंकि आपको सारा कुछ हम यहाँ पर मेंशन करते जा रहे हैं। अगला, समान गति का उदाहरण है। समान गति का उदाहरण है घड़ी के सुई की गति, लोलक की गति, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखिएगा जो घड़ी होती है ना, घड़ी आपके पास होगा, घड़ी इसकी सुई की गति जो होती है एक समान गति से लाइफ टाइम चलते रहते हैं, लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत। इसमें कभी न कम न कभी बेसी, यदि कम बेसी होगा तो समय में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये घड़ी के सुई की गति जो है वो समान गति का उदाहरण है। ठीक है, और लोलक की गति, तो देखिए एक यहाँ पर पेंडुलम ऐसे होता है धागा, इसमें लोलक लटका दिए, अगर इसको आप हिला देते हैं तो क्या होता है, ये धागा ऐसे 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 करते रहता है, लटकते रहता है दोलक, और फिर एकदम, लेकिन एक नियत समय पर होता है, जितना कम बेसी नियत समय पर होगा और लास्ट में रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समान गति का उदाहरण में क्या होगा, घड़ी के सुई की गति भी होगा और लोलक की गति भी होगा, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वह गति जो समान या नियत अंतराल में चलते रहती है, नियत अंतराल में गति करते रहती है, तो उसको हम लोग समान गति कहते हैं। और वह गति जो है घड़ी के सुई की गति भी है और लोलक की गति भी है, यानी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सरल लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन करने में लगे समय को लोलक का क्या कहते हैं? ठीक है, एक सरल लोलक है, ये मान लीजिए एक सरल लोलक है, इसको आप धागे से बांध दिए हैं,
तो ये क्या, अगर लोलक को हम हिलाते हैं तो क्या होता है, लोलक जो है ऐसे ऐसे जा करके एक दोलन करता है, ठीक है। मतलब यहाँ से गया और फिर यहीं पर आ गया, तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको लोलक का हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल, जिसको कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, मैंने क्या समय लग रहा है, टाइम पीरियड। क्लियर, तो उसको हम लोग लोलक का आवर्तकाल कहेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समय का मात्रक है, समय का मात्रक है, समय का ऐसा ही मात्रक है, सेकेंड, मिनट, घंटा या कोई नहीं, ठीक है। तो समय का मात्रक सेकेंड होता है, और यह प्रश्न जो है आपको बंगाल टेट का पूछा गया प्रश्न है, और साथ ही हिमाचल टेट का भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो समय का मात्रक सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर गाड़ी की चाल मापी जाती है। गाड़ी की चाल, जो गाड़ी की स्पीड होती है, तो आप देखिएगा जो गाड़ी होता है उसमें यहाँ पर देखिएगा आगे दो तरह का होता है। तो एक इस देखिएगा मीटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, मीटर लगा हुआ रहता है स्पीड का। तो आपको यहाँ पर दिखाता है, अगर यहाँ पर है तो आपको दिखाता है स्पीडोमीटर, कभी 60 का स्पीड है, कभी 40 का स्पीड है, कभी 20 का स्पीड। तो गाड़ी की चाल जो मापी जाती है, स्पीड जो मापी जाती है, वो किसके द्वारा मापी जाती है। प्रश्न 101 बार पूछा गया है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है, और जो कि जेसीईआरटी से निकल के आ रहा है। थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, फ़ारेनहाइट या स्पीडोमीटर। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर द्वारा गाड़ी की चाल मापी जाती है। प्रश्न 101 बार पूछ दिया गया है, आपके भी एग्जाम में हो सके कि आ जाए। इसलिए देखिए, छोटे भी प्रश्न को आपको कन्फ्यूजन को दूर रखना है, और बड़े प्रश्न का भी कन्फ्यूजन दूर रखना है। इसलिए बेसिक चीज़ को दिमाग में अटा लीजिए। कितना भी आप तैयारी कर रहे हैं, कभी भी ये सोच के नहीं जाइएगा कि ये तो बहुत हल्का प्रश्न नहीं आएगा, और कन्फ्यूज होकर तो जाइएगा ही नहीं। 10 ही प्रश्न पढ़िएगा, लेकिन उसका कंसेप्ट को एकदम क्लियर करके एग्जाम में जाइएगा, जिससे कि आपको किसी तरह का दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। एक देखिए दूरी भी बताता है, 1 मीटर जो होता है उस पर देखिएगा यहाँ पर इसमें अभी 12 किलोमीटर था, तो जब आप आज सफ़र करके आते हैं तो वहाँ देखिएगा 20 किलोमीटर होगा, या 100 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो यहाँ पर ये क्या है, तय की गई दूरी को माप रहा है। ये किसको माप रहा है, तय की गई दूरी को माप रहा है। तो यहाँ पर तय की गई दूरी को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, ओडोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। थर्मामीटर द्वारा क्या होता है, मानव शरीर का ताप मापा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या होता है, भूकंप की तीव्रता के माप की जाती है। ओडोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, तो गाड़ी की यही गति मापी जाती है, दूरी मापी जाती है, ठीक है। गाड़ी की जो गति की दूरी है वो ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है, और गाड़ी की जो स्पीड है वो स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो चारों को याद रख लीजिएगा, चारों कहीं ना कहीं ये पूछ दिया है, ठीक है। अगला, लोलक के आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है। लोलक का आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज या कोई नहीं, ठीक है। तो लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो टाइम पर आधारित होता है, और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, इसलिए लोलक के आवर्तकाल का मात्रक हो जाएगा आपका सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। प्रयोगशाला और खेल में प्रायः किस घड़ी का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला और खेल में प्रायः किस घड़ी का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय घड़ी, मंद घड़ी, विराम घड़ी या कोई नहीं, ठीक है। तो प्रयोगशाला और खेल में प्रायः जो घड़ी लगती है वो समझिए आपको विराम घड़ी का प्रयोग इसमें किया जाता है, इसमें विराम घड़ी लगाया जाता है, ठीक है। अगला अगला देखिएगा, एक्सरसाइज 8 में नहीं कुछ प्रश्न था, एक्सरसाइज 9 आ गए हैं हम लोग। मृदा को प्रदूषित करती है, मृदा को प्रदूषित करती है कौन, मिट्टी को कौन प्रदूषित करती है। यूपी टेट में 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, असम टेट में देखिए 1 बार पूछा गया है, ठीक है। मृदा को कौन प्रदूषित करती है, अच्छी तरह से ऑप्शन को पढ़िए। पॉलीथीन, उर्वरक, कीटनाशी या अपशिष्ट पदार्थ या सभी, ठीक है। तो मृदा को प्रदूषित करने में पॉलीथीन का भी हाथ है, ज़्यादा मात्रा में उर्वरक का भी हाथ है, और कीटनाशी या अपशिष्ट पदार्थ का भी हाथ है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मृदा के सबसे ऊपरी परत में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ को क्या कहते हैं, ह्यूमस, बजरी, मृन्मय मणिका या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, मृदा का जो सबसे ऊपरी परत होता है उस पर सड़े गले अवशेष जो होते हैं, जहाँ पर फसल का उत्पादन होता है, तो ये ऊपरी परत पर जो अवशेष पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं, देखिए ह्यूमस। क्या कहते हैं, ह्यूमस, यानी उर्वरा चीज़ को ह्यूमस कहते हैं, तो वही ह्यूमस है जो सबसे ऊपरी परत में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा।
पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में ह्यूमस की विशेषता होती है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो मिट्टी होता है उसमें ह्यूमस पाया जाता है, उपजाऊ जगह पाया जाता है, उपजाऊ सतह पाया जाता है। उसकी क्या विशेषता होती है? पहला है मृदा को उर्वर बनाता है, पादपों को पोषण प्रदान करता है, या अधिक जल को धारण करती है, या सभी। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो ह्यूमस होता है क्या करता है? मृदा को उर्वर बनाए हुए रखता है, उर्वर रहता है, पादपों को पोषण प्रदान करता है, ये भी सही है, और यह अधिक जल के धारण की क्षमता भी रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। नहीं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। मृदा की जो उर्वरता है उसको कौन बनाए रखता है? चट्टान, बर्फ, हवा, या केचुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा केचुआ। जो केचुआ होता है वो मृदा की उर्वरता को बनाए हुए रखता है। केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जिस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है वो कौन सी मृदा है? जिस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वह कौन सी मृदा है? बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा, या कोई नहीं। ठीक है, तो जिसमें बड़े कणों की मात्रा अधिक पाई जाएगी, अनुपात अधिक पाया जाएगा, तो वो आपको हो जाएगा बलुई मृदा। क्या हो जाएगा? बलुई मृदा हो जाएगा, बलुई मिट्टी हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, जिस मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है वह कहलाती है मृण्मय मृदा, चिकनी मृदा, बलुई मृदा, या दोमट मृदा। ठीक है, तो जिस मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होगा वो आपको यहाँ पर कहलाएगा चिकनी मृदा। क्या कहलाएगा? चिकनी मृदा के नाम से हम लोग उसको जानेंगे। ठीक है, चिकनी मृदा के नाम से जानेंगे। जिस मृदा में सूक्ष्म कण एवं बड़े कण की मात्रा समान होती है वह क्या कहलाती है? यानी उसमें सूक्ष्म कण भी है और उसमें मोटे कण भी है और उसके समान है, तो उसे क्या कहते हैं? बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमटी मृदा, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए उस मृदा को हम लोग दोमट मृदा कहते हैं, जिसमें बड़ा कण और छोटा कण दोनों रहते हैं, उसको दोमट मृदा के नाम से जानते हैं, दोमट मृदा होगा। मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है? यूपी टेट, असम टेट, ओडी टेट, उड़ीसा टेट, तीनों जगह यह पूछा गया है। ठीक है, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा, या कोई नहीं है। तो जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक जो पाया जाता है देखिए वो आपका होता है दोमटी मृदा में। किस में होता है? दोमट मृदा में होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे अधिक शुद्ध जल होता है जिसका हम पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं। को सबसे अधिक शुद्ध जल कौन होता है जिसका उपयोग हम पेयजल के रूप में करते हैं? वर्षा का जल, भूमिगत जल, समुद्र का जल, या कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा पेय के लिए किसका उपयोग करते हैं? भूमिगत जल। किसका उपयोग करते हैं? भूमिगत जल का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भूमिगत जल हो जाएगा। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, पीला मिट्टी, काली मिट्टी, या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिएगा जो झारखंड में सबसे अधिक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला, मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है आपको यहाँ पर विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल, कोई नहीं है। तो यहाँ पर मिट्टी का जो रंग होता है वो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है, मतलब लौह की मात्रा मिले हुए रहने के कारण, फेरिक ऑक्साइड मिले हुए कारण उसका रंग जो होता है आपका लाल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जिस मिट्टी में लौह की अधिकता रहती है, लोहे की अधिकता रहती है, वहाँ की मिट्टी का रंग लाल होता है, अर्थात फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, Fe2O3 के कारण लाल होता है। ठीक है, अगला, पवन, जल, बर्फ द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटाना क्या कहलाता है? पवन द्वारा, जल द्वारा, या बर्फ द्वारा मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जब पवन भी तेज चलते हैं तो हट जाता है, जल भी जब बाढ़ आता है तो ऊपर का परत हट जाता है, और बर्फ द्वारा भी रहता है तो वो ढक जाता है। तो ये मिट्टी की ऊपरी परत का हटाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन, वायु अपरदन, जल अपरदन, या कोई नहीं। तो मिट्टी को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। तो मिट्टी को हटाना जो है आपको मृदा अपरदन के अंतर्गत जाएगा। सबसे अच्छा आंसर इसका है मृदा अपरदन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मिट्टी का जो अपरदन है, कटाव है, उसको कैसे रोका जा सकता है आपको बताना है। असम टेट और उड़ीसा टेट और यूपी टेट सब में ये पूछा गया है। ठीक है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अधिक से अधिक वन लगाकर, पानी को बांध कर, बाढ़ को रोक कर,
या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मृदा अपरदन को जो रोका जा सकता है, वो सबसे इसमें जो फैक्ट आंसर है वो है अधिक से अधिक वन लगाकर। वन लगा देने के कारण क्या होगा कि जब तेज हवा चलेगी तो क्या होगा, आपके पेड़ उसको रोकेंगे और आपकी मिट्टी वहीं के वहीं बनी हुई रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद बाढ़ को रोककर, तो बाढ़ को रोका जाए तो वहाँ के जो उपजाऊ सतह है जो बह के जा रहे हैं वो यहाँ पर दूसरे जगह नहीं जाएंगे और उसी क्षेत्र में यह रुक जाएंगे। ठीक है, तो बाढ़ को रोककर और यहाँ पर पानी को बांधकर, तो पानी को बांधकर भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा यहाँ पर मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो अधिक से अधिक वन लगाकर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, चट्टानों या सैलों के टूटने से मिल किसका निर्माण होता है? जब चट्टान या सैल टूटते हैं तो किसका निर्माण होता है? यह प्रश्न आपका सीजी टेट और एमपी टेट का है। सीजी टेट का एक बार, एमपी टेट का एक बार। ठीक है, तो चट्टानों या सैलों के टूटने से जो होता है किसका निर्माण होता है? मिट्टी, बालू, पत्थर या कोई नहीं। तो चट्टान या सैल जब आपस में टूटते हैं तो छोटे छोटे परत और बनते जाते हैं और उसी से निर्माण होता है मिट्टी का। ठीक है, तो चट्टानों या सैलों से टूटने से जिसका निर्माण होता है उसको हम लोग यहाँ पर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। हमारे झारखंड की पठारी भूमि किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? हमारे झारखंड की पठारी भूमि किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? नीस एवं ग्रेनाइट चट्टान, धारवाड़ चट्टान, आर्कियन चट्टान या कोई नहीं। तो हमारे झारखंड की सबसे पठारी भूमि के लिए यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो आपका नीस एवं ग्रेनाइट चट्टान है। ठीक है, नीस एवं ग्रेनाइट चट्टान है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जीके का प्रश्न देखा, अगर 1 to 5 के हैं तो, और 6 to 8 के हैं तो साइंस का प्रश्न देखें आप। तो आप दोनों इससे यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा, जुड़ लीजिएगा, और भी जो जुड़े वो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।